रात की खामोशी में फ़ोन की रिंग इतनी तेज थी जैसे अंधेरे ने सचमुच मुक्का मार दिया हो। दादी ग्रेस की नींद एक झटके में टूट गई। सीने में धक धक ऐसे दौड़ी जैसे किसी ने भीतर से दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया हो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल की तरफ देखा। घड़ी के लाल अंकों में 3 बजे AM चमक रहा था। 3 बजे कौन फ़ोन करता है? 3 बजे फ़ोन तभी आता है जब कुछ गलत हो चुका होता है। दादी ने अपनी चादर एक तरफ फेंकी, कंबल पैरों से सरक गया और कांपते हाथों से फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस कॉल। उन्होंने गला साफ किया, आवाज़ को स्थिर बनाया और बोली, हेलो। अगले ही पल स्पीकर से एक चीख फटी, इतनी तेज, इतनी टूटी हुई कि दादी का कान जैसे सुन हो गया। माँ, नवीन की आवाज़ थी। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे पानी में डूब रहा हो। माँ, आ जाओ प्लीज़, अभी आ जाओ। दादी ग्रेस बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उनका दिल जैसे पेट में गिर गया हो। नवीन, क्या हुआ? तू ठीक है? कहीं चोट तो नहीं? दूसरी तरफ सांसें टूट टूट कर आ रही थी। फिर नवीन की आवाज़ काँपी, मेरी पत्नी, वो चली गई। वो मुझे छोड़कर चली गई। माँ, बच्चों को अभी संभालो, अभी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। दादी को लगा किसी ने ठंडा पानी चेहरे पर फेंक दिया है। कहाँ है तू? उनकी आवाज़ अब कड़क हो गई। मैं नहीं जानता क्या करूँ। हमारा झगड़ा हुआ था, मैं गाड़ी लेकर निकल गया। सोचा था वो शांत हो जाएगी। सोचा था जब वापस आऊँगा तो वो घर में होगी। माँ की दादी ग्रेस के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। रुक, पहले ये बता, बच्चे अभी सुरक्षित है? लाइन पर एक विराम आया, एक भयानक विराम, ऐसा विराम जिसमें जवाब नहीं होता, सिर्फ अपराध बोध होता है। नवीन की सांसें धीमी सिसकियों में बदल गई। मैं घर पर नहीं हूँ, उसने फुसफुसा कर कहा। दादी, ग्रेस का पेट ऐठ गया। क्या मतलब, तू घर पर नहीं है? उन्होंने लगभग डांटते हुए कहा। मैं ड्राइव पर निकल गया था, बच्चों को झगड़ा ना सुनना पड़े। मैंने सोचा। उसकी आवाज़ टूट गई। दादी ने आंखें बंद की। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि डर आग होता है और अगर वह आग लेकर वो रात में निकलती तो घर तक आते आते सब जला देती। उन्होंने अपनी आवाज़ में लोहे जैसी ठंडक रखी। ठीक है, अब ध्यान से सुन। तू गाड़ी में है? हाँ, नवीन ने हिचकी लेकर कहा। तो अभी इसी वक्त घर वापस जा, सीधा, कोई बहस नहीं। मैं निकल रही हूँ। दादी ने कॉल काट दी, क्योंकि अगर वह एक सेकंड भी और लाइन पर रहती तो या तो वह उसे और डांट देती या खुद टूट जाती, और इस वक्त तक किसी को टूटना नहीं था। दादी ग्रेस उठी। उन्होंने सारे लाइट्स नहीं जलाए, वक्त बर्बाद नहीं किया। कुर्सी पर टंगी कोट उठाई, चाबी ली और जूते पैरों में डाल लिए। फीतों को ठीक से बांधने का भी समय नहीं। बाहर हवा में ठंड थी और हवा भारी थी, जैसे पूरा मोहल्ला सांस रोक कर खड़ा हो। दादी ने कार का दरवाज़ा खोला, स्टार्ट किया तो इंजन खास कर जगा। टायरों की हल्की कर्कश आवाज़ के साथ कार गली में निकल गई। सड़कें खाली थी। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी जमीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रही थी। दादी की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गई। उनका दिमाग तेज दौड़ रहा था। वो बच्चों की सफले सोच रही थी। तन्मय बड़ा वाला, जिसकी आंखें हमेशा चौंकनी रहती थी, और नीना छोटी, जो तेज आवाज़ से डर जाती थी और किसी का भी गुस्सा उसे अंदर से हिला देता। आधा 3 बजे रात, घर में अकेले। यह सोचते ही दादी के गले में कुछ अटक गया। नहीं, उन्होंने खुद से कहा नहीं। कुछ ही मिनटों में वह नवीन की गली में मुड़ गई। घर ऐसे खड़े थे जैसे सोते जानवर। एक तो घरों में हल्की रोशनी थी। एक आवारा बिल्ली सड़क पार करके गायब हो गई। फिर दादी ने वह घर देखा, नवीन का घर। पोर्च की लाइट बंद, ड्राइव खाली और पर्दे हल्के से हिले, बस इतना जितना किसी की मौजूदगी का संकेत देने के लिए काफ़ी हो। दादी ने कार तेजी से किनारे लगाई। कर्ब से लगभग रगड़ ही जाती। उन्होंने दरवाज़ा बंद ठीक से नहीं किया। सीधे पोर्च की तरफ दौड़ी। पहली दस्तक, कोई जवाब नहीं। दूसरी दस्तक,
और जोर से तन्मय, नीना दादी, मुँह दरवाज़ा खोलो। रात की चुप्पी एक पल को और गहरी हो गई। फिर अंदर से हल्के कदमों की आवाज़ आई, धीमी, सावधान, जैसे कोई डरते हुए चल रहा हो। दरवाज़ा बहुत थोड़ा सा खुला। एक छोटा सा चेहरा उस दरार में दिखाई दिया। तन्मय बाल उजले हुए, जैसे नींद से उठकर घबराहट में आया। वो आंखें बड़ी गीली कांच जैसी। होठों ने मुस्कान बनाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान बन नहीं पाई। दादी, उसने फुसफुसा कर कहा, जैसे यकीन नहीं हो रहा कि दादी सच में सामने है। दादी, ग्रेस का दिल एकदम से टूट गया, लेकिन उन्होंने चेहरे पर वह टूटना नहीं आने दिया। उन्होंने दरवाज़ा हल्का सा और खोला। घुटनों के बल झुक कर तन्मय के दोनों कंधे पकड़ लिए। हाँ बेटा, मैं हूँ, मैं आ गई। तन्मय ने गहरी सांस ली, जैसे तब जाकर उसे हवा मिली हो। पापा घर पर नहीं है, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है, दादी ने स्थिर आवाज में कहा। मम्मी कहाँ है? तन्मय की नजरें जमीन पर चली गई। मुझे नहीं पता, वो बोला। वो चली गई। दादी ग्रेस ने घर के अंदर देखा। कमरे में नीली रोशनी थी। टीवी ऑन न था, लेकिन कुछ चल नहीं रहा था। सोफे के पास एक कंबल आधा फर्श पर खसेड़ा हुआ पड़ा था। एक खिलौना ट्रक उल्टा पड़ा था। यह सब छोटी छोटी चीज़ें थी, पर हर छोटी चीज़ सीख कर कह रही थी कि घर में कुछ गलत हुआ है। दादी ने धीरे से मैं पूछा। नीना, सोफे के पीछे से एक बहुत हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई डर हुआ छोटा जानवर। दादी धीरे धीरे सोफे के पास गई। पीछे देखा। नीना एक गेंद की तरह सिकुड़ी हुई थी। एक तकिया सीने से चिपका कर बैठी थी। गालों पर आंसू सूख कर देखाए बने गए थे। नाक लाल थी। दादी को देखते ही नीना ने बिना कुछ बोले दोनों हाथ फैला दिए। बस एक विनती। दादी ने उसे सावधानी से उठाया और सीने से लगा लिया। नीना का शरीर कांप रहा था। दादी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। ठीक है, उन्होंने फुसफुसाया, अब तुम अकेली नहीं हो। दादी आ गई है। नीना ने अपना चेहरा दादी की कोट में छिपा लिया। तन्मय दरवाजे के पास खड़ा था, ऐसे जैसे वह दरवाज़ा काट कर रहा हो। उसकी आंखें बाहर की तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई फिर आएगा। दादी ने नैना को गोद में लिए हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए। उन्होंने लाइट ऑन की। रोशनी फैली तो सब सामान्य दिख सकता था, पर दादी जानती थी कि सामान्य कई बार धोखा होता है। सिंक में सिर्फ एक कप पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दी धोकर छोड़ दिया हो। एक ट्रे आधा खुला था और टेबल पर एक सफ़ेद कागज। दादी ने नीनो को कुर्सी पर बिठाया। नीना ने तुरंत दादी की बाह पकड़ ली। दादी ने उसे आश्वस्त करने के लिए उसके हाथ को हल्का सा दबाया और तन्मय की तरफ मुड़ी। तन्मय, यही रहो, नीना के पास, कहीं मत जाना। तन्मय ने सिर हिलाया। दादी ने टेबल से कागज उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अंग्रेजी में, तेजी से कांपते हाथ से लिए हुए, जैसे डोंट फॉलो मी। दादी की उंगलियां ठंडी पड़ गई। उनकी सांस कुछ पल के लिए रुक गई, क्योंकि यह सामान्य में जा रही हूँ नहीं ना, यह मेरे पीछे मत मत आना था। एक चेतावनी, एक डर या कोई मजबूरी। दादी ने कागज को नीचे रखा नहीं। उन्होंने उसे पकड़े घर की आवाज़ सुनी। फिर अचानक हॉलवे की तरफ से तन्मय की आवाज़ बहुत छोटी और बहुत डरी हुई निकली। दादी, मैंने मम्मी को फ़ोन पर बात करते सुना था। जाने से पहले दादी एकदम मुड़ी। क्या सुना? तन्मय ने गला निगला। स्विस की ओर कह रही थी, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। दादी ग्रेस के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एयरपोर्ट, रात के वक्त, और बच्चों को छोड़कर। दादी ने कागज की तरफ देखा, फिर से बच्चों की तरफ। उनकी आंखें एक पल के लिए कठोर हो गई, क्योंकि अब यह सिर्फ झगड़ा नहीं था, यह सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं थी, ये बच्चों की सुरक्षा का मामला था। और दादी ग्रेस के लिए बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई नियम नहीं। उन्होंने नैना की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके गाल पर हल्का सा थपका दिया। देखो, उन्होंने धीमे साफ शब्दों में कहा, अब हम शांत रहेंगे। दादी यहाँ है, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तन्मय की आंखें दादी के चेहरे पर टिक गई, जैसे वह अपने अंदर का डर दादी से चेहरे में रखकर हल्का करना चाहता हो।
दादी ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को आदेश दिया कि एक एक कदम सोचकर चलना है। पहला कदम, बच्चे सुरक्षित। दूसरा कदम, पिता को घर लाना। तीसरा कदम, सच निकालना। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला। उंगलियां तेज चली। उन्होंने नवीन को कॉल किया। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अंत में नवीन ने उठाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। माँ। दादी ने आवाज़ नीचे रखी, लेकिन उसका मतलब ऊपर था। तो अभी कहाँ है? मैं घर से 5 मिनट दूर हूँ। मैं आ रहा हूँ, दादी ने कहा। अच्छा, धीरे चल, सीधे घर। और सुन, तू घर पहुँचते ही बाहर नहीं भागेगा। बच्चों को देखेगा, अपने गुनाह को देखेगा, समझा? नवीन ने कुछ कहना चाहा, पर दादी ने उसे मौका नहीं दिया। मैं बच्चों के साथ हूँ, उन्हें डराना नहीं। आवाज़ ऊंची मत करना। मैं यहाँ हूँ। फोन कट गया। दादी ने बच्चों की तरफ देखा। तन्मय अभी भी दरवाजे के पास था। नीना अभी भी दादी की बाह पकड़ कर बैठी थी। दादी ने अपने चेहरे को नरम बनाया। उन्होंने किचन से एक गिलास निकाला, पानी भरा और नीना को दिया। छोटा सा घूंट। उन्होंने कहा। नीना ने धीरे से पिया। दादी ने तन्मय को भी पानी दिया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, दादी ने कहा। और यह बात उन्होंने सच में कही, क्योंकि 3 बजे रात अकेले रहकर भी तन्मय ने दरवाज़ा खोला था। शक से दादी ने ज़्यादा भावुक शब्द नहीं बोले, क्योंकि ज़्यादा शब्द उस डर को और बड़ा कर देते। उन्होंने बस इतना किया कि घर में हलचल लाई। किचन की कुर्सी खिसकी, ग्लास रखा, लाइट का स्विच। ये छोटे छोटे सामान्य काम बच्चों को बताते हैं कि दुनिया अभी भी चल रही है। दादी ने टेबल पर पड़े कागज को एक बार फिर देखा। डोंट फॉलो मी। उनके मन में एक ही सवाल धड़क रहा था, क्यों? अगर क्लारा सच में छोड़कर गई तो उसने यह चेतावनी क्यों लिखी? अगर वह डर रही थी तो डर किससे? अगर वह किसी के साथ भागी तो बच्चों को क्या छोड़ गई? यह सवाल रात की तरफ धने थे। और दादी ग्रेस को घना अंधेरा पसंद नहीं था। उन्हें रोशनी चाहिए थी, तथ्य चाहिए थे। उन्होंने तन्मय से बहुत नरमी से पूछा, बेटा, मम्मी ने जाते समय कुछ कहा? कुछ लिया बैग? तन्मय ने सिर हिलाया। पापा घर पर नहीं थे। मम्मी ने चुपचाप पैक किया और बोली, मैं वापस आ जाऊंगी। नीना ने बहुत धीमे से कहा, मम्मी ने कहा था रोना नहीं, वो ट्रिप है। दादी की छाती में कुछ सुबह। ट्रिप? 3 बच्चों को अकेला छोड़कर उन्होंने बच्चों को अपने पास खींचा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, दादी ने साफ कहा। यह बड़ों की बात है, तुम बस सुरक्षित रहो। दादी, यही है। बाहर सड़क से एक कार से गुजरने की आवाज़ आई। दादी की नज़र खिड़की पर गई। वो आज थम भी नहीं, गुजर गई। पर दादी ने फिर भी कुछ सेकंड तक बाहर देखा, क्योंकि अब उनका मन मान चुका था कि यह सिर्फ परिवार का झगड़ा नहीं, ये एक कहानी का पहला पन्ना है। और पन्ने पर लिखा है, खतरा। दादी वापस बच्चों की तरफ मुड़ी। अब हम यह करेंगे, उन्होंने कहा। हम दरवाज़ा लॉक करेंगे और तुम दोनों मेरे पास रहोगे। उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया, चैन भी लगाई। तन्मय ने राहत की सांस ली, हालांकि डर अभी भी उसकी आंखों में था। दादी ने उसे सोफे पर बैठाया, नीना को अपना पास रखा। उन्होंने टीवी को बहुत हल्का ऑन कर दिया। कोई कार्टून नहीं, बस धीमी आवाज़ दी साहब, ताकि कमरे में सन्नाटा न चुभे। और फिर दादी ने एक बार फिर उस कागज़ को अपनी हथेली में दबाया, जैसे वो कागज़ नहीं, किसी की मदद की गुहार हो। उस रात दादी ग्रेस ने तय कर लिया था कि अब वह अनुमान नहीं लाएगी, अब वह उम्मीद के सहारे नहीं बैठेगी, अब वह सच निकालेगी। वो सच चाहे जितना भी कड़वा हो। दादी के लिए कड़वा सच मीठे सुर से बेहतर था। इसी वक्त दूर से कार के ब्रेक की आवाज़ आई। फिर दरवाजे पर कदमों की हड़बड़ाहट। दादी ने बच्चों की तरफ देखा और बहुत शांत सुर में कहा, यही बैठो, मैं देखती हूँ। उन्होंने पीपहोल से देखा। नवीन चेहरा सफ़ेद, आंखें सूजी हुई, शर्म और डर एक साथ। दादी ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। नवीन अंदर घुसा, जैसे उसे भी अपने ही घर से डर लग रहा हो।
उसकी नज़र बच्चों पर पड़ी तो उसके होठ काँप गए। वो घुटनों के बल गिर गया। मैं सॉरी, उसने फुसफुसाकर कहा। तन्मय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पिता को ऐसे देखा जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो। नीना तन्मय के एक और करीब सरक गई। दादी ग्रेस ने नवीन की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर उससे भी बड़ा कुछ। यह था फैसला। उन्होंने अपनी आवाज़ को पत्थर की तरह ठंडा रखा और कहा, आज रात तुम्हारे बच्चों को तुमने अकेला छोड़ा, अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली। और उसी क्षण चैप्टर 1 की आखिरी सांस की तरह दादी ने अपने मन में पहला आदेश लिखा। पहले बच्चे, फिर सच, फिर बाकी दुनिया। नवीन कुछ सेकंड तक घुटनों के बल बैठ रहा, जैसे उसके शरीर में खड़े होने की ताकत ही नहीं बची। उसकी आंखें बच्चों पर थी और बच्चों की आंखें उससे बच रही थी। तन्मय ने अपनी ठुंडी थोड़ा ऊपर रखी, जैसा वह रोना नहीं, कमजोर पड़ना नहीं, कुछ भी नहीं दिखाना चाहता। नीना ने दादी की बाह को और कसकर पकड़ लिया। कमरे में टीवी की धीमी आवाज़ और वही भी जैसे डर के आगे बहुत छोटी लग रही थी। दादी ग्रेस ने दरवाज़ा बंद किया, लॉक फिर से चेक किया और बिना किसी नाटक के सीधे नवीन के पास चली गई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि अभी उसे सहारा नहीं, सच्चाई चाहिए थी। अब सुन, दादी ने धीमे पर साफ शब्दों में कहा, तू बच्चे देख, बस देख, और फिर बैठकर बात करेंगे। नवीन ने सिर हिलाया। उसने तन्मय की तरफ हाथ बढ़ाया, पर बीच में ही रोक लिया, जैसे डर हो कि हाथ बढ़ाने से भी गलती हो जाएगी। बेटा, उसने बहुत धीमे कहा, मैं घर पर नहीं था। मैं तन्मय ने एकदम से नज़र हटा ली। वो जवाब नहीं देना चाहता था। उसकी चुप्पी में बहुत कुछ था और वही चुप्पी नवीन को काट रही थी। दादी ने तुरंत अपना शरीर बच्चों और नवीन के बीच थोड़ा सा रख दिया। यह दीवार नहीं थी, यह सीमा थी। बच्चों को अब सवालों में मत डाल, दादी ने कहा। पहले उन्हें सांस लेने दे। नवीन ने होठ दबाए और सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां काँप रही थी। दादी ने किचन की तरफ इशारा किया। उन्होंने आदेश दिया, चाय पी और पूरी बात बता, सूक्ष्म वचन नहीं, पूरी। नवीन धीरे धीरे चला, जैसे उसके कदम भारी हो गए हो। वो किचन की कुर्सी पर बैठा, दोनों हथेलियां अपने माथे पर रख ली। दादी ने केतली ओनन की 2 कप निकाले, पर खुद के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए, क्योंकि दादी ने कुछ चाय नहीं अपी, योजना चाहिए थी। केतली सी सीटी लगी तो दादी ने कप में चाय डाली और कप उसके सामने रख दिया। फिर उन्होंने कहा। नवीन ने कप को देखा, जैसे वो कप नहीं, किसी और दुनिया की चीज़ हो। फिर उसने छोटा सा घूंट लिया। उसकी आंखें पानी से भर गई। दादी ने सीधे कहा, तू कब निकला था? नवीन ने सांस ली। कब शाम हमारा झगड़ा हुआ, मैंने आवाज़ ऊंची कर दी। उसने भी, मैं नहीं चाहता था कि बच्चे सुने। और फिर दादी ने पूछा। नवीन की आवाज़ टूटने लगी। मैं निकल गया, सोचा थोड़ा घूम कर आऊँगा, दिमाग ठंडा होगा, वो भी शांत हो जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह, दादी ने बीच में काट दिया। कभी नहीं सोचा। ये लाइन मत बोलो, सोचने का वक्त गया। अब बता असली बात। नवीन ने निकला। जब मैं वापस आया, घर अजीब लग रहा था, बहुत शांत। उसका फ़ोन नहीं उठा, बेड खाली और उसके कुछ कपड़े और उसका पासपोर्ट वाला फोल्डर वो नहीं था। दादी की आंखें संकरी हो गई। पासपोर्ट, नवीन ने सिर हिलाया। और तूने तब भी पुलिस को कॉल नहीं किया? दादी की आवाज़ में चोट थी। नवीन ने नजरें नीचे कर ली। माँ, मैं शर्मिंदा था। मैंने सोचा वो वापस आ जाएगी। मैंने सोचा ये बस गुस्सा है। दादी ने एक सेकंड उसकी तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोली, शर्म कभी बच्चों की सुरक्षा से बड़ी नहीं होती। नवीन ने होठे काटे। उसके कंधे हिलने लगे। वह रोने वाला था। दादी ने उसकी तरफ झुककर कहा, अगर अगर तू रोना चाहता है तो रो, पर रोने के बाद उठना भी है, क्योंकि तन्मय और नैना तुझे अभी भी पिता मानते हैं या नहीं, ये तेरे अगले कदम तय करेंगे। नवीन ने सिर हिलाया और जैसे ही उसके आंसू गिरे,
उसने अपनी बात से पोंछ लिए, जैसे खुद को डांट रहा हो। मैं उठूंगा, उसने धीरे कहा। मैं ठीक करूंगा। दादी ने टेबल के ऊपर रखा कागज उठाया। डोंट फॉलो मी। उन्होंने उसे नवीन के सामने रख दिया। यह मिला, दादी ने कहा। नवीन ने पढ़ा और जैसे उसका चेहरा और सफ़ेद पड़ गया। यह उसकी लिखावट नहीं, वो बुदबुदाया। दादी ने तुरंत पूछा, तुझे कैसे पता नवीन? जल्दी के कैसे कहा, वो कभी ऐसे नहीं लिख लेती, वो हाथ से लिखती तो छोटे छोटे अक्षर ये जल्दी में लिखा है। जिससे डर में दादी की उंगलियां कागज पर कस गई। वो तन्मय ने कहा, उसने सुना एयरपोर्ट। दादी ने धीमे स्वर में कहा। नवीन से सिर झटका एयरपोर्ट। उसकी आंखें फैल गई। हाँ, दादी ने कहा, और यह बात सिर्फ भागने जैसी नहीं लगती, यह कुछ और है। नवीन ने अपनी उंगलियां आपस में मसल ली। माँ के एक आदमी है। दादी की नजरें तुरंत उठी। कौन? नवीन ने गला साफ किया। उसने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि वो ऑनलाइन किसी से बात करती है। उसने कहा फ्रेंड है, नाम मिलन। दादी ने नाम दोहराया धीरे, जैसे याद में किल ठोक रही हूँ। मिलन। नवीन ने हड़बड़ा कर कहा। मैंने उसे कहा था बंद कर, अदनबीस है। उसने कहा, तुम समझते नहीं। मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। दादी की आंखों में आंख चमकी, पर आवाज़ नहीं बढ़ी। क्यों नहीं दिया? नवीन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब शर्म था। दादी ने कप में बची चाय की तरफ देखा और फिर चाय बोले, ठीक है, अब हम यह करेंगे। पहले बच्चे सोए, फिर सुबह सब कुछ शुरू होगा। और शुरू का मतलब है पुलिस, बैंक, हर एक चीज़। नवीन ने तुरंत कहा, पुलिस? माँ अगर लोग। दादी ने एकदम हाथ उठा दिया। बस उन्होंने कहा, अब नहीं, तू लोगों की सोच से नहीं, बच्चों की सास से जिम्मेदार है। नवीन चुप हो गया। कमरे में बस केतली ही की हल्की गर्माहट थी और टीवी की धीमी धुन। दादी उठी, किचन से बाहर आई। लिविंग रूम में जाकर उन्होंने तन्मय और नैना को देखा। दोनों एक दूसरे से चिपके बैठे थे। तन्मय की आंखें खुली थी, नींद नहीं थी, बस पहरा था। दादी उनके पास बैठ गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम दोनों मेरे घर चलोगे? तन्मय ने तुरंत पूछा, पापा? दादी ने जवाब में एकदम सीधी बात कही, पापा भी आएंगे, पर अभी तुम दोनों सुरक्षित जगह जाओगे, जहाँ दरवाज़ा बंद है, जहाँ दादी है। नैना ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे सिर्फ दादी है सुना था। तन्मय ने एक पल नवीन की तरह देखा। नवीन दरवाजे के पास खड़ा था, हाथ जोड़कर, जैसे वो खुद भी माफ़ी मांगने के लिए छोटा हो गया हो। तन्मय ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें फिर नीचे कर ली। दादी ने उन्हें उठाया नहीं, खींचा नहीं, बस उनके सामने एक विकल्प रखा और बच्चे खुद उस विकल्प की तरफ खिसक आए। कुछ देर बाद दादी ने दोनों के लिए छोटा सा बैग निकाला। नीना के कपड़े, तन्मय की स्कूल कॉपी, एक छोटा सा खिलौना। दादी ने यह सब ऐसे पैक किया जैसे वह रोज करती है, क्योंकि बच्चों को इस वक्त सामान्य नहीं चाहिए था। उन्हें नॉर्मली की नकली चादर चाहिए थी, जिसके अंदर वह थोड़ी देर सुरक्षित महसूस कर सके। नवीन ने किचन में खड़े खड़े कहा, माँ मैं भी चलूँ? दादी ने उसे कहा। हाँ, उन्होंने कहा, पर एक शर्त, तो रास्ते में रोएगा नहीं, चिल्लेगा नहीं और बच्चों के सामने खुद को टूटने नहीं देगा। नवीन ने हिचकिचाया। मैं दादी ने उसकी आंखों में देख कर कहा, तू कर सकता है, क्योंकि अगर तू नहीं कर पाएगा तो ये बच्चे समझेंगे कि दुनिया में कोई बड़ा नहीं बचा। नवीन ने धीमे से सिर हिलाया। दादी ने घर से निकलने से पहले फिर लॉक चेक किया। उन्होंने कागज डोंट फॉलो मी अपने बैग में रख लिया और बच्चों को लेकर कार में बैठी। रात अब भी वही थी, पर दादी का मन बदल चुका था। अब यह डर वाली रात नहीं थी, अब यह खोज वाली रात थी। दादी के घर तक का रास्ता छोटा था, पर कार में वो रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। नवीन पीछे बैठा था ताकि बच्चे आगे दादी के पास रहे। मीना दादी की कोट की आस्तीन पकड़े थी। तन्मय खिड़की के बाहर देख रहा था। कभी कभी उसके चेहरे पर जैसे कोई बड़ा सवाल आकर बैठ जाता। दादी ने बच्चों के लिए आवाज़ में नरमी रखी, तुम्हें भूख लगी? उन्होंने पूछा। नीना ने बहुत धीमे कहा, थोड़ी। दादी ने कहा,
घर पहुंचते ही दूध और बिस्किट तन्मय ने पूछा। मम्मी वापस आएगी? दादी ने एक सेकंड के लिए सांस रोकी, फिर कहा, हम अभी नहीं जानते, पर जो भी होगा तुम अकेले नहीं रखोगे। उनकी बात वे वादा था, पर झूठ नहीं। दादी के घर पहुंचे तो उन्होंने सब पहले लिविंग रूम में लेप और नना थाए पीली गर्म रोशनी फैली। यह रोशनी बच्चों के लिए कमरा बदल देती है। अंधेरा जितना डराता है उतनी रोशनी सिखाती है कि सब ठीक हो सकता है। दादी ने नीना को सोफे पर बैठाया, तन्मय को कंबल दिया, फिर दूध गर्म किया, बिस्किट प्लेट में रख दिए। नवीन को उन्होंने एक कुर्सी दी, पर उससे कहा नहीं कि बैठो। दादी ने बस इतना कहा, तू यही रह और बच्चों के पास रह। नवीन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें बच्चों पर थी। वह कुछ कहने की कोशिश करता, फिर रुक जाता, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस भाषा में माफ़ी मांगे जिससे डर कम हो। दादी ने उसे इशारे से रोका। अब शब्द नहीं, मौजूदगी चाहिए थी। रात किसी की तरह भी थी। बच्चे धीरे धीरे नींद में चले गए। नीना दादी के पुराने दुपट्टे को पकड़कर सोई। तन्मय की आंखें बहुत देर तक खुली रही। फिर आखिरकार उसका सिर तकिए पर ढुल गया। दादी पूरी रात नहीं सोई। वो सोफे के सामने कुर्सी पर बैठी, जैसे पहरा दे रही हो, और छोटी आवाज़ पर उनकी नज़र उठती। खिड़की पर हवा थपकती तो वो बाहों चौंकती। फर्श का हल्का सा चरमाना भी उन्हें सतर्क कर देता। नवीन कभी लिविंग रूम में टहलाता, कभी दीवार के पास रुक जाता, कभी हाथ जोड़कर बैठ जाता। दादी ने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वह अकेला होता तो वह खुद को नुकसान नहीं पर खुद को ख़त्म कर देता। अंदर ही अंदर सुबह हुई तो दादी ने बच्चों के लिए दलिया बनाया, ऊपर से केला काट कर रखा। छोटे छोटे चांद जैसे टुकड़े नीना ने धीमे खाया। तन्मय ने जल्दी जल्दी खाया, जैसे खाना भी कभी भी गायब हो सकता है। दादी ने गौर किया, बच्चे अचानक भरोसा खो देते हैं तो वह चीज़ों को पकड़ने लगते हैं, खाना, कंबल, दुपट्टा, कुछ भी। नवीन ने सुबह से उजाले में खुद को थोड़ा संभाला हुआ दिखाने की कोशिश की। उसने नहाया, कपड़े बदले, पर उसकी आंखें वही थी, शर्म में डूबी हुई। दादी ने प्लेट रखते हुए कहा, अब हम ऑफिसर को कॉल करेंगे। नवीन ने तुरंत कहा, माँ, अगर पुलिस? दादी ने चम्मच रख दिया। उस आवाज़ में टक की तरह फैसला था। पुलिस? उन्होंने दोहराया, क्योंकि यह अब भी कुछ शादी का मामला नहीं, यह गुमशुदगी का मामला है, और 2 बच्चों को रात में अकेला छोड़ना यह अपराध जैसा ही है। समझ? नवीन ने धीरे से कहा। समझ? दादी ने फ़ोन उठाया और कॉल लगाया। उन्होंने बहुत साफ, बहुत शांत भाषा में बात की। उन्होंने समय बताया, पता बताया, क्लारा का नाम बताया, और यह भी बताया कि बच्चे रात में अकेले थे। उन्होंने भावुक आवाज़ नहीं की, क्योंकि भावुकता कई बार सिस्टम को धीमा कर देती है। सिस्टम के तथ्य चाहिए होता है। कॉल ख़त्म होने के बाद दादी ने एक नोटबुक निकाली। उन्होंने पन्ने पर तारीख नहीं लिखी, बने थी, क्योंकि आज भी तारीख उन्हें याद थी, और उन्होंने समय लिखे। 3 बजे AM कॉल। 3:20 घर पहुंची। टेबल पर नोट, एयरपोर्ट का वाक्य, हर चीज़ एक लाइन में, क्योंकि बड़ी कहानी छोटे तथ्यों से खुलती है। उसी बीच दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दादी ने एक सेकंड में खिड़की से देखा। एक पड़ोसन खड़ी थी, मिसेज पटेल, हाथ में खाना का डिब्बा, चेहरे पर चिंता। दादी ने दरवाज़ा खोला, चेन लगाई रखी। हाँ मिसेज, पटेल ने धीमे से कहा, मैंने बच्चों के लिए कुछ बना दिया और मैंने कुछ देखा। दादी का दिल धक से हुआ। अंदर आइए, उन्होंने कहा। मिसेज पटेल अंदर आई। उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और आवाज़ और धीमी कर ली। कल शाम मैंने क्लारा को जाते देखा। दादी ने पूछा, कब? अंधेरा होने के बाद, मिसेज पटेल ने कहा। उसके हाथ में सूटकेस था। एक गाड़ी आई, वो जल्दी से बैठ गई, जैसे देर हो रही हो, और वह डरी हुई लग रही थी। दादी की उंगलियां नोटबुक पर कस गई। डरी हुई? हाँ, मिस पटेल ने सिर हिलाया। वो बार बार गली की तरफ देख रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। और एक बात, उसने पोर्च की लाइट बंद रखी थी। वो ऐसा नहीं करती थी,
दादी ने एक लंबी सांस ली। वॉच की लाइट बंद करना रखना छोटी बात नहीं थी, यह छुपने की आदत थी। दादी ने पूछा, क्या उसने किसी का नाम लिया? मिस पटेल ने कहा, मैंने सिर्फ इतना सुना। फ़ोन पर अब बहुत तेज बोल रही थी। खुशी में नहीं, डर में। नहीं, डर में। नवीन पीछे से सुन रहा था। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। गया माँ, उसने धीरे कहा, तो सच में योजना बनाकर गई। दादी ने मिसेज पटेल का धन्यवाद किया, डिब्बा लिया, फिर उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। वो लौटकर नवीन ने सामने खड़ी हो गई। अब दादी के पास 3 चीज़ें थी, एक नोट डॉट फॉलो में, एक बच्चे का वाक्य एयरपोर्ट और एक पड़ोसन की गवाही सूटकेस गाड़ी। डर। दादी ने नोटबुक में सब लिख लिया। फिर उन्होंने नवीन की तरफ देखा। अब तू मुझे वह सब बताएगा जो तू छुपा रहा है, दादी ने कहा। नवीन के चेहरे पर झटका आया। मैं कुछ नहीं, दादी ने एकदम शांत आवाज में कहा। मैं माँ हूँ, मैं देख लेती हूँ। तेरी आंखों में एक बात फंसी है, अब निकाल। नवीन ने बहुत देर तक कुछ नहीं किया। फिर उसने धीमे से कहा, हमारे पैसे थोड़े तंग थे। दादी ने तुरंत पूछा, कितने? नवीन ने नजरों नीचे रखी। जितना आप सोचती है उससे ज़्यादा। दादी की आवाज़ ठंडी हो गई। कौश। नवीन ने सिर हिलाया और तारा। दादी ने पूछा। नवीन ने होठ दबाए। उसने कहा था कोई मदद कर सकता है, विदेश में उसने सरारस ले गया है। कहा था बस एक कांटेक्ट, मैंने मना किया। और फिर दादी ने उसके वाक्य के बीच में कहा, और फिर उसने खुद हैंडल कर लिया। नवीन ने आंखें बंद कर ली। हाँ दादी। अपनी हथेली टेबल पर रखी। बहुत जोर से नहीं, बस इतना कि आवाज़ आई, टक। सिक्रेट्स, दादी ने कहा, कर्ज नहीं चुकाते, सिक्रेट्स कर्ज को जंजीर बना देते हैं। नवीन की आंखों से आंसू फिर आ गए। दादी ने उसे रोका नहीं और उन्होंने उसकी आवाज़ को संभाल कर रखा। अब सुन, दादी ने कहा, जब पुलिस आएगी तो सब बताएगा। कर्ज, ऑनलाइन, आदमी, सब, एक भी चीज़ नहीं छुपेगी। नवीन ने सिर हिलाया। ठीक उसी वक्त दादी ने फ़ोन पर एक मैसेज आया। दादी की नज़र स्क्रीन पर गई। एक अनजान नंबर। मैसेज छोटा था। दादी ने तुरंत लॉक किया ताकि बच्चे ना देखे और नवीन भी उस पल ना देख पाए। पर दादी की उंगलियां ठंडी पड़ गई, क्योंकि वह सच शब्द थे और सच शब्द कभी कभी पूरे सच में भी भारी होते हैं। दादी ने मन में कहा, अभी नहीं, अभी इसे खोलना नहीं। पहले पुलिस, पहले बच्चे। लेकिन डर ने दादी के अंदर हलचल शुरू मचा दी, क्योंकि अनजान नंबर का मतलब एक ही था। यह कहानी सिर्फ घर के अंदर नहीं चल रही थी, यह कहानी कहीं बाहर भी चल रही थी। वो दादी ग्रेस को अब जल्दी करना था। दोपहर तक पुलिस की गाड़ी आने वाली थी। वो दादी ने अपने भीतर तय कर लिया था कि जब वो दरवाज़ा खोलेगा तो वो सिर्फ रोती हुई सांस नहीं होगी, वो गवाह होगी और रिकॉर्ड होगी। वो दादी होगी जो सच को पकड़ कर छोड़ेगी नहीं। चैप्टर 2 का आखिरी दृश्य उसी तैयारी में बंद होता है। दादी नोटबुक के पन्ने पर आखिरी लाइन लिखती है। मिस पटेल ने सूटकेस और गाड़ी देखी। फर्ज का शक, ऑनलाइन, आदमी मिलन, अनजान नंबर से मैसेज आया। और फिर दादी ने कलम रखकर एक वाक्य बहुत धीरे से कहा, जैसे खुद को आदेश दे रही हूँ। अब खेल भावनाओं का नहीं, तथ्य और मौका होगा। दोपहर का सूरज बाहर चमक रहा था और दादी ग्रेस के घर के भीतर हवा में वही पुरानी रात अटकी हुई थी। किचन टेबल अब सिर्फ खाना रखने की जगह नहीं रही थी, और टेबल अब सवालों की अदालत बनना शुरू हो गई थी। दादी की नोटबुक खुली थी। उसमें समय, नाम और घटनाएं सलीके से लिखी थी। नवीन एक कुर्सी पर बैठा था, कंधे झुके हुए, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई। लिविंग रूम में तन्मय ब्लॉक्स की एक ऊंची टावर बना रहा था, फिर खुद ही उसे गिरा देता, फिर बनाता, जैसे वह गिरने वाली दुनिया को बार बार बनाकर खुद को समझा रहा हो कि वह संभाल सकता है। नीना सफ़ेद कागज पर गोल गोल घेरा बना रही थी, और घेरा पिछले से गहरा, जैसे वह डर को रंगों में दबा रही हो। और फिर दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दादी ने खिड़की से देखा।
पुलिस की गाड़ी। दादी ने ना तो घबरा कर कोई इधर उधर भाग दौड़ की, ना ही नवीन को चुप रहने का इशारा किया। वो उठी, अपने कपड़े ठीक किए और बच्चों की तरफ मुड़कर बहुत शांत स्वर में बोली, तुम दोनों यही रहो। टीवी की आवाज़ धीमी और दरवाज़ा, तन्मय तुम नहीं खोलोगे, दादी खोलेगी। तन्मय ने तुरंत सिर हिलाया। वो बचा नहीं, एक छोटा सा चौकीदार लग रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला। एक अधिकारी खड़ा था, चेहरा शांत, आंखें चौकनी, आवाज़ में थकान और अनुभव दोनों। नमस्ते, उसने कहा। मैं इंस्पेक्टर नायक। दादी ने अंदर आने का रास्ता दिया। आइए, उन्होंने कहा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर नायक अंदर आया और बहुत ध्यान से घर का माहौल देखा, जैसे वह दीवारों से भी सच्चाई पढ़ सकता हो। वो किचन टेबल के पास बैठा। नवीन लगभग उछल कर बोला, सर, मेरी पत्नी चली गई। वो विदेश। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। धीरे उसने कहा, एक एक करके पहले टाइमलाइन। दादी ने अपनी नोटबुक आगे कर दी। मैंने सब लिखा है, दादी ने कहा। कॉल का समय, बच्चों की स्थिति और नोट। इंस्पेक्टर ने नोटबुक के पन्ने देखे। वो पढ़ते पढ़ते सिर हिलाता रहा। फिर उसने नवीन की तरफ देखा। आखिरी बार आपने अपनी पत्नी को कब देखा? नवीन ने सांस ली। कल शाम झगड़ा हुआ, मैं गाड़ी लेकर निकल गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, बच्चे घर में थे? नवीन ने धीरे से कहा, हाँ। इंस्पेक्टर की कलम एक पल को रुकी। मैं उसकी आवाज़ अभी शांत थी और उसमें खत में आ गई, आप बच्चों को अकेला छोड़कर गई। नवीन के चेहरे पर शर्मा उतर आई। मैंने सोचा मैं बस थोड़ी देर। दादी ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि इंस्पेक्टर को सोच चाहिए था, सच चाहिए था, बहाने नहीं। इंस्पेक्टर ने पूछा लिया, आपको 3 बजे पता चला कि आपकी पत्नी नहीं है? नवीन ने सिर हिलाया। दादी ने छोड़ दिया। मैं पहुंची तो बच्चे अकेले थे। तन्मय ने दरवाज़ा खोला। नीना सोफे के पीछे छुपी थी। इंस्पेक्टर ने नजर लिविंग रूम की तरफ कर की। मैं बच्चों को बस एक बार देखना चाहता हूँ, उसने कहा। डराऊंगा नहीं। दादी उठी और बच्चों के पास गई। उन्होंने उनके पास बैठकर कहा, ब्राहे, यह पीटी इंस्पेक्टर है, ये मदद करने आई है, कोई तुम्हें अलग नहीं ले जाएगा। दादी यहाँ है। तन्मय ने इंस्पेक्टर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर छोटे से आवाज में बोला, हम सुरक्षित है। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, अच्छा, और तुम्हारी दादी बहुत बहादुर है। नीना ने कुछ नहीं कहा, बस दादी की उंगलियां और कसकर पकड़ ली। इंस्पेक्टर वापस किचन में आया। अब आपके पास क्या सबूत है? उसने पूछा। दादी ने कागज निकालकर टेबल पर रखा। डोंट फॉलो मी। इंस्पेक्टर ने उसे सावधानी से उठाया। उसकी नज़र शब्दों पर टिक गई। फिर उसने दादी की तरफ देखा। यह किसने ढूंढा? मैंने, दादी ने कहा। उनके किचन टेबल पर था। इंस्पेक्टर ने पूछा, और विदेश का सूरत? नवीन ने अपना फ़ोन निकाला। मेरे पास ईमेल है, उसने कहा। फ्लाइट कॉन्फर्मेशन। इंस्पेक्टर ने स्क्रीन देखा, डिटेल्स पढ़ी। डिटेल्स चेक रिप्लिक। उसने कुछ लिखा, फिर बोला, और यह आदमी? नवीन ने दूसरी फोटो खोली। क्लारा एक आदमी के साथ। आदमी का मुस्कान चिकनी प्रेडिक्स। क्लारा मुस्कुरा रही थी, पर आंखें में वो मुस्कान नहीं थी। इंस्पेक्टर ने फोटो जूम की। नाम मिलन, नवीन ने कहा। इंस्पेक्टर ने लिख लिया। फिर उसने पूछा, बेकिंग? दादी ने एकदम कहा, इसमें गड़बड़ है, ट्रांसफर मिले। इंस्पेक्टर ने नवीन की तरफ देखा। आपका अवकाश? नवीन ने हड़बड़ा कर ऐप खोला। उसकी उंगलियां हिली। फिर उसने स्क्रीन इंस्पेक्टर की तरफ कर दी। इंस्पेक्टर ने ट्रांसफर को देखा, छोटे छोटे अमाउंट बार बार। उसने कहा, यह पैटर्न संदिग्ध है, फ्रॉड या दबाव का संकेत हो सकता है। दादी ने तुरंत कहा, पड़ोसन ने भी बताया। क्लारा डरी हुई लग रही थी। सूटकेस लेकर एक गाड़ी में बैठी, बार बार पीछे देख रही थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, पड़ोसन का नाम? दादी ने बताया। इंस्पेक्टर ने नोट किया। फिर उसने अपनी आवाज़ थोड़ी और गंभीर कर दी। मैं मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ, उसने कहा। और क्योंकि आपके पास
डेस्टिनेशन है, हम संबंधित एजेंसियों के संपर्क करेंगे। पर एक बात समझिए, कई बार विदेश जाना अपनी मर्जी और मजबूरी दोनों को मिश्रण हो सकता है। नवीन ने तुरंत कहा। लेकिन उसने बच्चों को क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर ने एक पल सोचा। यही सबसे बड़ा सवाल है। अब बोला, और इसका जवाब भी बताएगा कि वह भागी है या फंसी है। दादी को यह लाइन भीतर तक लगी। भागी या स्टेट, वह फंसी। दादी ने अपने मन में उस नोट को फिर से सुना। डोंट फॉलो मी। यह पंक्ति जैसे दो अर्थों में हिलती है। एक तरफ कहती है मेरे पीछे मत आना, दूसरी तरफ कहती है मेरे पीछे मत आना क्योंकि खतरा तुम्हें भी पकड़ लेगा। इंस्पेक्टर ने कहा, अब आप दोनों एक भी बात छुपाएंगे नहीं। कर्ज, ऑनलाइन कांटेक्ट, कोई भी धमकी, कुछ भी, समझे? नवीन ने सिर हिलाया। दादी ने भी उस पल दादी के लगा जैसे घर में पहली बार कोई सिस्टम आ गया हो जो डर से लड़ सकता है। इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा, मैं जल्द ही अपडेट दूंगा। आप बच्चों की रूटीन संभालिए और कोई भी संबंधित मैसेज आए तो जवाब मत देना। दादी की उंगलियां एकदम अपने फ़ोन की तरफ चली गई। उन्हें याद आया वो अनजान नंबर वाला मैसेज। उन्होंने इंस्पेक्टर को रोका। एक मैसेज आया। दादी ने कहा, अनजान नंबर से। मैंने अभी तक खोलकर जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, दिखाइए। दादी ने फ़ोन अनलॉक किया, मैसेज खोला। सशब्द, आई एम सॉरी, डोंट टेल नोवा। इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और रुपया, अब से ऐसे किसी भी मैसेज पर जवाब नहीं। हम टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। नवीन ने मैसेज पढ़ा तो उसका चेहरा टूट गया। यह उसी तरह लिखती है। उसने फुसफुसा कर कहा, छोटे शब्द जैसे डर से लिख दियो। दादी ने नवीन के हाथ पर एक हल्का दबाव दिया। यह दबाव सहानुभूति नहीं था, यह नियंत्रण था। टूटना बाद में। दादी की आंखें बोली, अभी बच्चे हैं। इंस्पेक्टर चला गया। घर में फिर वही शांति आई, पर अब बस शांति खाली नहीं थी, अब उसमें दिशा थी। दादी ने सबसे पहले बच्चों के लिए एक छोटा सा तरिया से इंडिया वापस लाने की कोशिश की। उन्होंने नीना को दूध दिया, तन्मय को बिस्किट। उन्होंने टीवी का चैनल बदला, कुछ हल्का। नवीन बच्चों के पास बैठ गया। उसने नीना के लिए पजल उठाया, उसे जोड़ने लगा। हाथ अभी भी काँप रहे थे, पर वह बैठा रहा। और दादी यह देखना चाहती थी, मौजूदगी, समय, धैर्य। उसके बाद दोपहर ढलने लगी और दादी को नीना का बैग याद आया। वो बैग जो सुबह सुबह दरवाजे के पास पड़ा था। दादी ने उसे उठाया। वो उसे स्कूल के हिसाब से रखना चाहती थी, पर फिर उनकी उंगलियां उस साइड पॉकेट की जिप पर रुक गई जो आधी खुली थी। दादी ने उसे पूरा खोला। अंदर एक कागज मुड़ा हुआ था। वो कागज ऐसे छुपाया गया था जैसे कोई चाहता हो कि वह वही रहे, पर बहुत आसानी से दिखे भी नहीं। दादी ने उसे खोल कर देखा। होटल का नाम, शहर, प्राग और एक समय लिखा था। दादी का गला सूख गया। उन्होंने वही कागज नवीन के सामने रखा। ये नैना के बैग में था। दादी ने कहा। नवीन ने उसे पढ़ा और उसकी आंखें फैल गई। यह यहाँ कैसे? दादी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि या तो क्लारा ने जानबूझकर एक सुराग छोड़ा या वह घबराई वो लगती हो गई, गलती हो गई। नवीन ने लगभग फुसफुसा कर कहा, तो वो चाहती थी कि हम उसे ढूंढे। दादी ने कागज की तरफ देखते हुए कहा, वह चाहती थी कि हम सच्चे ढूंढे, और सच कभी कभी ढूंढने जितना आसान नहीं होता। उस समय एक और दस्तक हुई। इस पर पुलिस नहीं, एक महिला, सादा कपड़े, फाइलें, आंखों में कठोरता नहीं पर नियम। मैं हीरे हूँ, उसने कहा। बाल कल्याण विभाग से। नवीन एकदम खड़ा हो गया। मैडम, मैं हीरे ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं लड़ने नहीं आई, उसने कहा। मैं समझने आई हूँ और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने। दादी ने उसे अंदर बुलाया। किचन टेबल फिर से अदालत बन गई। हीरे ने प्रश्न पूछे, कहाँ थे आप? क्यों गए स्पोर्ट्स सिस्टम? घर में हिस्सा, पैसा की परेशानी। दादी ने इस बार भी सच्चाई छुपाई नहीं, क्योंकि छुपाना ही इसी परिवार को यहाँ तक ले आया था।
दादी ने कहा, तनाव था, माँ का व्यवहार बदल रहा था, फोन चुपी डर, और अब हमें शक है कि पैसे का दबाव है। ईरे ने बच्चों से भी बहुत नरमी से बात की। तन्वी ने फिर वही बात दोहराई, हम सुरक्षित थे। नीना ने बस एक सवाल किया, मम्मी वापस आएगी? ईरे ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, अभी बड़े लोग जवाब ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा काम सुरक्षित रहना है। ईरे ने अंत में कहा, फिलहाल बच्चे दादी के साथ और रहेंगे, पिता को स्थिरता दिखानी होगी। पुलिस के साथ पूरा सहयोग, रूटीन और बच्चों के सामने शांत माहौल। नवीन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थी, पर इस बार वह भागा नहीं। ईरे चले गई। रात आई। दादी ने बच्चों को नहलाया, नीना को दुपट्टा दिया। तन्मय ने कहा, दादी हॉलवे की लाइट ऑन रख सकते हैं। दादी ने कहा, हाँ, कभी कभी सुरक्षा का मतलब बस एक मतलब होता है। बस बच्चे सो गए। दादी ने किचन में नवीन को बैठाया। अब बताओ, दादी ने कहा, कर्ज कितना? नवीन ने धीरे से बताया। दादी ने उसकी बात काटी नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना कि अब यह लड़ाई भावनाओं की नहीं थी, यह लड़ाई कागजों की थी। ट्रांसफर, कर्ज, कॉन्टैक्ट, पासपोर्ट स्कैन, होटल लीड, मैसेज। दादी ने अपनी नोटबुक में एक लाइन और लिखी, अब कोई रहस्य नहीं। नवीन ने एकदम धीमे कहा, माँ, अगर क्लारा फंसी है तो उसने हमें क्यों छोड़ा? दादी ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि जब इंसान डरता है तो वह पहले खुद को बचाने की कोशिश करता है। दादी ने कहा, और कभी कभी वो गलत तरीके से बचता है। पर डर का मतलब यह नहीं कि वह निर्दोष है, और ना ही यही कि वह पूरी तरह दोषी है। नवीन ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज़ कांपी। मैंने उससे सुना नहीं, मैंने बस अपने को सुना। दादी ने बहुत साफ कहा, अब तुम अपने बच्चों को सुनोगे। अगली सुबह इंस्पेक्टर नायक का फोन आया। दादी ने कॉल उठाया। मिसेस ग्रेस, इंस्पेक्टर ने कहा, हमने पुष्टि की है कि क्लारा का पासपोर्ट वहाँ स्कैन हुआ है, वह प्राग में है। दादी की आंखें बंद हुई। एक पल की राहत, कम से कम वो जिंदा है। और फिर डर, जिंदा होना सुरक्षित होना नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने वह संबंधित एजेंसियों के संपर्क किया है और हमें संकेत मिले हैं कि वह पैसे के दबाव में थी। मिलन की भूमिका संगत है। हम हर विवरण अभी साझा नहीं कर सकते, पर केस गंभीर है। दादी ने पूछा, बच्चों के लिए खतरा? इंस्पेक्टर ने कहा, आपके बच्चों के लिए अभी सबसे जरूरी सुरक्षा है। आप किसी भी हाल में उन्हें बिना अनुमति कहीं नहीं भेजेंगे। कागज, पासपोर्ट, कुछ भी और कोई भी संपर्क करे तो मैं बताइए। दादी ने कहा, समझ गई। कॉल खत्म हुआ। दादी ने फ़ोन नीचे रखा। उनके भीतर कुछ खत्म और साफ हो गया। अब डर धुन नहीं था, अब डर दिशा बन गया था। दादी लिविंग रूम में आई। नवीन सोफे पर बैठा था, आंखों में सवाल। दादी ने कहा, वो जिंदा है, पर ठीक नहीं। यह प्यार का भागना नहीं था, यह दबाव का जाल था। नवीन का चेहरा टूटकर भी इस बार संभल गया। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने बच्चों के पास जाकर बैठने का फैसला किया। उसने तन्मय से कहा, बेटा, मैंने गलती की, पर मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तन्मय ने पहली बार पिता की तरफ थोड़ा लंबा देखा। उसकी आंखों में अभी भी चोट थी, पर उससे एक छोटा सा दरवाजा खुला। नीना ने फुसफुसा कर पूछा, क्या यह हमारी गलती है? नवीन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, पर शब्द साफ थे, नहीं, कभी नहीं। दादी ने वही बात दोहराई, क्योंकि बच्चों को सच एक बार नहीं, कई बार सुनना पड़ता है। पर दिख वो बार अलग शब्दों मौत थे केस में, ताकि वह भीतर उतर सके। ये बड़ों की गलती है। दादी ने कहा, तुम्हारी नहीं। कुछ दिन बाद घर का माहौल थोड़ा स्थिर हुआ। बच्चों की स्कूल रूटीन बनी। दादी खाना समय पर देने लगी। नवीन हर दिन आता, बच्चों के साथ बैठता, कहानियाँ ने काम करता, पजल, होमवर्क, ब्रश करवाना, सोने से पहले लाइट ऑन रखना। छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ ये भरोसा बनाती है। दादी ने नोटबुक बंद की। उन्होंने एक आखिर लाइन लिखी, बच्चों की सुरक्षा बराबर पहला नियम, सच बराबर दूसरा नियम, और शर्म बराबर अब हमारे घर में नहीं चलेगी।
रात को जब दादी आखिर बिस्तर पर लेटी, अंधेरे वैसा नहीं लगा जैसा पहले लगा था। अंधेरा अभी भी था, पर उसमें दादी का पहरा था, और पहरा उम्मीद से मजबूत होता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, पर इस परिवार की गिरती हुई दीवार जो वो सहारा मिल चुका था। दादी ग्रेस ने 3 AM की चीख को सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने उसे एक्शन में बदला। उन्होंने बच्चों को अकेलेपन से निकाला, वो सच को धुंध से खींचकर सामने लाने की शुरुआत कर दी। अब सच सही भी पागल में बैठकर समझ रहा था कि वह जीत गया है। वह दादी ग्रेस को नहीं जानता था, क्योंकि दादी जब ठान लेती है तो वह सिर्फ रिश्ते नहीं बचाती, वह सच्चाई भी बचाती है। और आदाब आपके एक बात, अगर आपको यह कहानी का ये रूप पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला हिस्सा भी इसी तरह डिटेल इमोशनल ATTS रेडी बनाऊँ, जहाँ प्राग वाला लीड खुलता है, मिलन का छाल सामने आता है और कारा के फैसले की असली वजह सामने आती है, तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना शहर का नाम जरूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।